पहला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। देखिए, एवीज हो या मैमल, रिकेट्स होता तो है डी के कारण ही। ठीक है, तो रिकेट्स को फर्क नहीं पड़ता कि मुर्गी है या मनुष्य, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी प्रायः जो है सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। सूखा रोग इसको बोलते हैं, और यह रोग मुर्गियों के साथ साथ मनुष्य में भी होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है हमारे शरीर की किडनी को, यानी गुर्दा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं, और यह शरीर में गुर्दे यानी किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में गुर्दे की कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या, रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। किडनी का काम क्या है? यूरिया को फिल्टर करना। मेडकाउ रोग का कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रियॉन। मेडकाउ रोग का कारक है प्रियॉन। ठीक है, तो मेडकाउ रोग जो होता है मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है, और मस्तिष्क में उपस्थित प्रियॉन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है? अर्थराइटिस, गाउट यानी गठिया, रोमेटिक हार्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्च मात्रा में यूरिक अम्ल ब्लड में, गाउट में, गठिया में। तो गठिया में रोगी की गांठों में असहाय दर्द होता है, और यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। नंबर 5 पर आ जाइए, इनमें से किनके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया के बीज नहीं है, सरसों के बीज नहीं है, जीरे के बीज नहीं है, मेथी के बीज है वो। तो मेथी एक आवृतबीजी पादप है, जिसके बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये जो पौधा है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल और डाई ग्लिसरॉइड को भी कम करता है। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गेहूं के सामने गेहूं सा, आलू के सामने विषैती झुलसा, बाजरे के सामने अरगट, गन्ने के सामने बुनकी। बुनकी रोग, ये बुनकी रोग कई बार रिपीट किया है एग्जाम में, और ये गन्ने को प्रभावित नहीं करता, गेहूं को प्रभावित करता है, जौ को प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 करेक्ट हैं। बुकनी है, बुकनी, सॉरी, बुनकी नहीं है। तो बुकनी रोग गन्ने में नहीं बल्कि मुख्यतः होता है ये गेहूं में, जौ में, अंगूर में, प्याज में, नाशपाती में। नंबर 7 पर आ जाइए, मक्के में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्के में सफ़ेद कली बताइए, नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर या मैग्नीज? मक्के में ये होती है जिंक की कमी से। तो जिंक एक लघु मात्रा ठीक है, लघु मात्रा वाला पोषक तत्व है, जिसकी पौधे को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, और इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां जो है वो छोटी रह जाती हैं और पौधे बोने रह जाते हैं, तथा पौधों की नई पत्तियां वे पत्तियों के शीर्ष लगभग सफ़ेद से हो जाते हैं, जिसे सफ़ेद कली या वाइट बड रोग कहते हैं, और यह रोग मक्के में पाया जाता है। ठीक है, मेज में। नंबर 8 पर आ जाइए, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या पोटेशियम की कमी? देखिए, भंडारण में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है आलू में। तो आलू के ब्लैक हार्ट रोग का कारण है कि भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता का होना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या है? देखिए, 7.4 होता है, बचपन से पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों से। तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से 4.45, मतलब 4.5, यानी 7.4 याद रखिए, और लमसम इतना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, रक्त शरीर में क्या काम करता है? क्या काम करता है? सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा इसमें? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, पूछ लिया था एग्जाम में। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? स्प्लीन। ये भी पूछ लिया था एग्जाम में, हिंदी में बोलते हैं इसको प्लीहा। ठीक है, 11 पर आ जाइए, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय नहीं है, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश नहीं है, और आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो हमारे शरीर में त्वचा जो है तल के नीचे मौजूद वसा की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर में वातावरण ताप के प्रभाव से बचाती है।
शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। जो पेंगुइन होते हैं ना, कितनी मोटी सी त्वचा होती है उनकी, ठंड नहीं लगती उनको। जो मोटे लोग होते हैं उनको भी कम ठंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अलसी निम्नलिखित में से किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी है प्रचुर स्रोत ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, ओमेगा 3 बसीय अम्ल है। तो अलसी जो है एक समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को कम करने में सक्षम होता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? प्रोटीन को विकृत करती हैं एक्स किरणें। प्रोटीन को विकृत कर देगी ऊष्मा। प्रोटीन को विकृत कर देंगी भारी धातु लवण। नहीं कर सकते तो अवरक्त किरणें। तो ऊष्मा हो गई, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। मनुष्य के शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन लेना आवश्यक है। तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका जो गठन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। और प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से पाया जाता है गंधक भी, जस्ता भी, तांबा भी, फास्फोरस भी। और यह जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? शर्करा के कारण, तेल के कारण, एमाइलेज के कारण, लाइसिन के कारण? एमाइलेज। तो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज का बाहुल्य होता है, यानी एमाइलेज की अधिकता होती है। नंबर 16 पर आ जाइए। ये कुछ मैचिंग करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना। सूची 1 में है रोग या व्याधि, सूची 2 में है कारक। चलिए बताइए। तो पेप्टिक व्रण यानी पेप्टिक अल्सर के सामने वायरस लिखा है, डेंगू के सामने प्रोटोजोआ, फील्डफाउं के सामने लिखा है कृमि, मलेरिया के सामने बैक्टीरिया मिला दीजिए। देखिए, मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से, जो है एक प्रोटोजोआ, फील्डफाउं कृमि से ही होता है, डेंगू वायरस से होता है, और पेप्टिक व्रण यानी पेप्टिक अल्सर हो गया बैक्टीरिया से। तो A का 4 B का 1, A का 4 B का 1, A का 4 B का 1 दो में है, लेकिन C का हमें 3 चाहिए और D का हमको चाहिए 2। ठीक है, ये फील्डफाउं तो क्रमी से मिल रहा था, तो A हो जाएगा इसका आंसर। तो पेप्टिक व्रण हेलीवैकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, और इसके उपचार से संबंधित खोज के लिए रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार सन 2005 में। इसके अलावा बात करें बैक्टीरिया से, टाइफाइड, हैजा, एंथ्रेक्स, मुहासे, सब ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले दूसरे रोग हैं। बाकी डेंगू हो गया, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। फील्डफाउं नामक रोग जो है वो कृमि की विभिन्न स्पीसीज़ द्वारा होता है। और जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो फंजाई यानी कवक से होते हैं, फंगस। ठीक है, दाद, खाज। मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होने वाला रोग है, यानी प्रोटोजोआ से, याद रखिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। एंटीबायोटिक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। देखिए, वायरस संक्रमण पर कारगर साबित नहीं होते एंटीबायोटिक, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल। तो जहाँ जहाँ सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई भी मार्ग नहीं होता जिसे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए, इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है, हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, एड्स केवल लैंगिक संपर्क से ही संचरित हो सकता है, और भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 25 है, 30 है? 25 ही करेक्ट है। हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है, ठीक है, यानी टीबी। और एड्स की बात करें तो ऐसा नहीं है, केवल लैंगिक संपर्क से ही संचरित हो सकता है ये, ठीक है। माता से उसके बच्चे में भी जा सकता है यदि गर्भावस्था में, तो जो असुरक्षित सुई होती है, मतलब दूषित सिरिंज यानी असुरक्षित रक्त आधान से भी हो सकता है, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा। तो देखिए, एड्स जो है लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण गर्भावस्था से रोगी माता से शिशु को हो सकता है, ठीक है, और माता द्वारा शिशु को स्तनपान के द्वारा भी ये संचरित हो सकता है। नंबर 19 पर आज आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? इवानोव्स्की, लुई पास्चर, ग्रेगर जॉन बेंडल, एडवर्ड जेनर। रोगों की उत्पत्ति रोगाणु द्वारा, ये तो लुई पास्चर ने खोजा था, तो ये तो होगा नहीं। इवानोव्स्की ने खोज की थी वायरस की, ग्रेगर जॉन बेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे, एडवर्ड जेनर से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने जो है कैमोफ्लाज का उपयोग करते हुए, मतलब एक तरह से छलावा दिया था किसको? चेचक के वायरस को। तो एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो काउ पॉक्स के वायरस का निकट संबंधी है। अब उन्होंने देखा कि जिन रोगियों को
काउपॉक्स हुआ था, मतलब गौ चेचक हुआ था, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। ठीक है, चूँकि काउपॉक्स एक मंद रोग है। ठीक है, मंद रोग है यानी कम संक्रमित और आसानी से सही हो जाने वाला। इसलिए एडवर्ड जेन्नर ने क्या किया, जानबूझकर रोगियों को क्या किया, काउपॉक्स दिया। अब जो रोगियों का जो इम्यून सिस्टम था, उनको लगा कि स्मॉल पॉक्स आ गया है। ठीक है, तो जो है इम्यून सिस्टम ने प्रतिक्रिया दिखाई काउपॉक्स के लिए, तो इम्यून जो है धीरे धीरे मजबूत हो गया। ठीक है, और अब वे लोग भी चेचक के प्रतिरोधी हो गए। और इसी प्रक्रिया में जो है चेचक जेन्नर ने यानी एडवर्ड जेन्नर ने चेचक की टीके की खोज की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। क्या ये बात सत्य है या खुद ही होती है उनके पास मशीनरी? देखिए, हमारी मशीनरी के तो उपयोग करते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। ठीक है, सालों लग जाते हैं इसमें, सालों। तो कोविड की जो है महामारी को देखते हुए अर्जेंट में, ठीक है, साल में 15-18 महीने में बनाई गई है, वरना सालों की प्रोसेस होती है इसमें, 10 सालों की, 8 से 10 साल। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।